हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ा पुलवामा जैसा आतंकी हमला, वायुसेना के वाहन पर बड़ी फायरिंग, जवान के शहीद होने की खबर आ रही है और साथ ही हालत नाजुक भी है कुछ जवानों की, तो वहीं बताएंगे। अब नेपाल ने भारतीय इलाकों को बताया अपना, जिसके बाद जयशंकर जी ने दिया मुंहतोड़ जवाब। तो वहीं आर्मी चीफ लगे कश्मीर मुद्दे पर रोने, तो पाकिस्तानियों ने कहा कश्मीर तो छोड़ो, तुम्हारे हाथ से ये क्षेत्र भी ना निकल जाए। बताएंगे दोस्तों किसको लेकर खुद पाकिस्तानियों ने घेरा है जनरल मुनीर को। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लवली हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर मानते हैं कि अपने भारतीय जवानों का ये शहादत खाली नहीं जाएगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलवामा जैसा आतंकी हमला, वायुसेना के वाहन पर बड़ी फायरिंग, एक जवान की शहीद होने की अब तक खबर, 4 की हालत नाजुक। बता दें जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पुलवामा जैसा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने शनिवार शाम को एक वायुसेना के वाहन को निशाना बनाकर हमला किया है। इस आतंकी हमले में 5 जवान जख्मी हो गए। घायल हुए भारतीय वायुसेना के 5 जवानों में से एक की इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई। वहीं एक और सैनिक की हालत गंभीर है और उसका इलाज जारी है। तो वहीं बाकी 3 जवानों की हालत स्थिर है। हमले के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार वायुसेना का एक वाहन सनाई टॉप गांव की तरफ जा रहा था। रास्ते में घात लगाकर बैठे आतंकियों की तरफ से वाहन पर फायरिंग शुरू कर दी गई। ये हमला अचानक से किया गया। हमला करने के बाद आतंकी मौके से भाग गए। इस हमले की जानकारी मिलने के बाद सेना और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। पूरे इलाके को घेर लिया गया। बताया जा रहा है कि आतंकी जंगल की तरफ भाग गए हैं। उन्हें पकड़ने के लिए अतिरिक्त टीमों को जंगल में लाया गया है ताकि आतंकियों को मार गिराया जा सके। फिलहाल आधिकारिक स्तर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन बताया गया है कि 5 जवान घायल हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस हमले ने वाकई में एक बार फिर देश को झकझोर दिया है, देश को उदास करके रख दिया है, क्योंकि पुलवामा के बाद ये बड़ा आतंकी हमला है जिसको किसी भी कीमत पर टॉलरेट नहीं किया जा सकता। अगर आप भी ये मानते हैं कि इन भारतीय जवानों पर जो आतंकी हमले हुए हैं, पुलवामा जैसा जो दूसरा ये आतंकी हमला हुआ है अपने भारतीय जवानों पर, इस शहादत का बदला भारत की मोदी सरकार और भारत के जवानों को, भारत के डिफेंस सिस्टम को जरूर लेना चाहिए और इस पर कड़ाई से एक्शन लेकर के फिर एक बार इन आतंकवादियों को स्ट्राइक करके जवाब देना चाहिए। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाने ही इसीलिए जाते हैं कि वो घर में घुसकर मारते हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? तो वहीं शहीद हुए उस जवान के परिवारों को आप लोग बल जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ जो घायल हुए उनको अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद दीजिएगा ताकि वो जल्द से जल्द ठीक और स्वस्थ हो सके। जी हाँ दोस्तों, तो बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां सादिक खान तीसरी बार चुने गए। लंदन के मेयर पीएम ऋषि सुनक की पार्टी का खराब प्रदर्शन। जी हाँ, लंदन के मेयर सादिक खान ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। विपक्षी लेबर पार्टी के उम्मीदवार सादिक खान को 43% से अधिक मत मिले। उन्होंने सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार सुसैन हॉल को हराया। सुसैन हॉल ने 32% वोट हासिल किए। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में 3 साल पहले हुए मेयर चुनाव की तुलना में सादिक खान ने इस बार 7% अधिक वोट हासिल किए हैं। इंग्लैंड में हुए स्थानीय निकायों के चुनावों में लेबर पार्टी के उम्मीदवारों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ब्रिटेन में अगले कुछ महीनों में आम चुनाव होने के आसार हैं। वर्तमान में किए गए अधिकतर सर्वे में लेबर पार्टी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। ब्रिटेन में स्थानीय चुनाव और एक अहम उपचुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का नेतृत्व भारी दबाव में आ गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये पिछले 40 साल में पार्टी के लिए सबसे खराब चुनावी परिणाम है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पार्टी के भीतर के विद्रोही नेता चुनाव में विपक्षी लेबर पार्टी के बेहतर परिणाम हासिल करने के परिप्रेक्ष्य में ब्रितानी भारतीय नेता सुनक पर अपने हमले तेज कर देंगे। यानी कि आम भाषा में आपको बताएं तो बुरे दौर में है ऋषि सुनक की पार्टी। पीएम तक की कुर्सी उनकी खतरे में पड़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बता दें अब नेपाल ने भारतीय इलाकों को अपना बताया। नोटों पर छापा नक्शा, जिसके बाद जयशंकर जी का मुंहतोड़ जवाब। बता दें नेपाल ने शुक्रवार को अपने 100 रुपए के नोट छापने की घोषणा की। वैसे तो नोट छापना किसी भी देश का अपना आंतरिक मामला है, लेकिन नेपाल ने एक ऐसी हरकत की है जिससे भारत का नाराज होना तय है। जी हाँ, दरअसल नेपाली नोटों में एक मानचित्र होगा और उसमें विवादित स्थल, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को दर्शाया जाएगा। भारत पहले ही इन क्षेत्रों को कृत्रिम रूप से विस्तारित करार दे चुका है। सरकार की प्रवक्ता रेखा शर्मा ने कैबिनेट फैसले
के बारे में जानकारी देते हुए मीडिया कर्मियों को बताया कि प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक में 100 रुपए के नोट में नेपाल का नया नक्शा छापने का निर्णय लिया गया, जिसमें लिपुलेख, लिम्पिया, धूरा और काला पानी को दर्शाया जाएगा। अब भारत का इस मुद्दे पर बयान आया है। जी हां, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने शनिवार को कहा कि अपनी ओर से कुछ करके नेपाल दोनों देशों के बीच स्थिति या जमीनी हकीकत को नहीं बदल पाएंगे। जयशंकर ने भुवनेश्वर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। नेपाल के साथ हम एक स्थापित मंच के माध्यम से अपनी सीमा मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। इसके बीच में उन्होंने एक तरफा तौर पर अपनी तरफ से कुछ कदम उठाए। बता दें कि इस तरह की हरकतें करने वाला नेपाल पहला देश नहीं है। भारत के चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी भी इसी तरह की हरकतें कर चुके हैं। हालांकि भारत हर बार उन्हें मुंह तोड़ जवाब देता रहा है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, सियाचिन से लेकर मालदीव तक घेर रहा चीन, भारत अब नहीं चेता तो हो जाएगी देर। विशेषज्ञों ने भारत को दी है ये चेतावनी। जी हाँ, पड़ोसी एक दूसरे की मदद करने वाले माने जाते हैं, लेकिन भारत का पड़ोसी चीन लगातार उसके लिए एक मुसीबत बनता जा रहा है। चीन जो है वो भारत के साथ व्यापार कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चीन उसे ही चारों ओर से घेरता जा रहा है। पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश और म्यांमार के सहारे भारत को चीन घेरने में लगा हुआ है, लगातार घेरने में लगा हुआ है। उसके सिविल की तरह दिखने वाले मिलिट्री बेस लगातार भारत के पड़ोसी देशों में बन रहे हैं। इसके अलावा भारतीय सीमा के करीब चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक बड़ा खतरा है। इसके बारे में एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं। रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने एनबीटी के साथ खास बातचीत में बताया कि भारत को चीन को लेकर कितना एक्टिव होना होगा। विंग कमांडर बख्शी ने सबसे पहले चेतावनी देते हुए कहा कि चीन कारगिल के दूसरी तरफ सड़क का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा उसे पाकिस्तान के शख्सगान घाटी मिल गई है, जहां चीन रोड बना रहा है। वो सियाचिन ग्लेशियर के करीब है। ये चीन की ओर से एक बड़ा खतरा है। वहीं यहाँ की सड़क चीन को ग्वादर तक जोड़ेगी। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के नाम पर चीन पीओके से लेकर अफगानिस्तान तक कंट्रोल चाहता है। अक्साई चीन पहले से चीन के पास है। ऐसे में उसके रोड के निर्माण में से हमें जाग जाना चाहिए। कमांडर ने आगे कहा कि हम सिर्फ मीटिंग कर रहे हैं, कैलाश हाइट्स हमने वापस कर दी, हमारी नीतियों में अब बदलाव आना चाहिए। तो दोस्तों, लगातार देखा जा रहा है कि भारत में जिस प्रकार से चुनावी माहौल चल रहा है, पूरे तरीके से सरकार का ध्यान चुनाव पर है। पूरा भारत लोकसभा चुनाव में व्यस्त है। इसका फायदा उठाते दिखाई दे रहे हैं हमारे पड़ोसी देश। पाकिस्तान आतंकी हमले करवा रहा है, तो वहीं चाइना लगातार भारत की जमीनों पर आंख गड़ाए बैठा हुआ है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, और भारत सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, आर्मी चीफ मुनीर के बयान पर भड़के पाकिस्तानी, कहा कश्मीर छोड़ो, बलूचिस्तान भी हाथ से ना निकल जाए। जी हाँ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के भारत विरोधी बयान के बाद पाकिस्तानियों ने उनके खिलाफ भड़ास निकाली है। मुनीर ने भारत को अपना कट्टर प्रतिद्वंदी बताते हुए कश्मीर को राजनयिक समर्थन जारी रखने का वादा किया है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी वायुसेना अकेदमी की परेड में मुनीर ने कश्मीर पर इस्लामाबाद को घटते हुए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पर निराशा जाहिर करते हुए कहा था कि कश्मीर पर दुनिया की चुप्पी काफी अजीब और परेशान करने वाली है। इस मुद्दे पर पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद ने लोगों से बातचीत की है। इसी बातचीत में पाकिस्तानी कहते नजर आए हैं कि कश्मीर पर इसलिए पाकिस्तान की आवाज कमजोर हो रही है क्योंकि पाकिस्तान की विदेश नीति की बैंड बजी पड़ी है। विदेश नीति पर कुछ भी तय नहीं है। ऐसे में आप कश्मीर की तो बात छोड़िए, मुझे तो इस बात का डर है कि बलूचिस्तान भी आपके हाथ लगेगा कि नहीं, कहीं बलूचिस्तान भी आपके हाथ से ना निकल जाए। कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। यानी पाकिस्तानियों ने ही जनरल मुनीर को खरी खोटी सुनाई है। साथ ही साथ आपको बता दें, मालदीव में कार्यस्थल पर हादसे में भारतीय कामगार की हुई मौत। जी हां, मालदीव में गाद निकालने की प्रक्रिया के दौरान घायल 30 वर्षीय भारतीय कामगार की शुक्रवार को मौत हो गई। स्थानीय मीडिया ने यह खबर दी है। समाचार पोर्टल sun.mv के मुताबिक स्थानीय पुलिस ने मृतक की पहचान भारतीय के तौर पर की है, जो स्थानीय समय अनुसार पूर्वाह्न 10:30 पर हुल हिमालय लगून से गाद निकालने वाली मशीन से कार्य करने के दौरान घायल हो गया था। तो वहीं बता दे, पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, नेपाल के प्रधान न्यायाधीश से भी की मुलाकात। जी हां, भारत के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शनिवार को यहां नेपाल के अपने समकक्ष विश्वभर प्रसाद श्रेष्ठ से मुलाकात की और दोनों पड़ोसी देशों के शीर्ष न्यायालयों के बीच सहयोग के तरीकों पर विचार विमर्श किया। उच्चतम न्यायालय के प्रवक्ता वेद प्रसाद उप्रेती ने बताया कि दोनों प्रधान न्यायाधीशों ने नेपाल एवं
भारत के शीर्ष न्यायालयों के बीच संभावित सहयोग एवं आदान प्रदान के बारे में चर्चा की। न्यायमूर्ति श्रेष्ठ ने प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ के सम्मान में रात्रि भोज की मेजबानी भी की। इससे पहले प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान में भी हुई योग की एंट्री। जिन्ना के देश में चल रही क्लास, पड़ोसी मुल्क ने ऐसे किए इंतजाम। बता दें, पाकिस्तान में पहली बार योग की एंट्री हुई है। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन भारतीय शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास योग आधिकारिक तौर पर पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी पहुंच गया है। इस्लामाबाद की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी CDA के आधिकारिक फेसबुक पेज के अनुसार इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने राजधानी के F9 पार्क में मुफ्त योग कक्षाएं शुरू की हैं। CDA ने कहा कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए कई लोग पहले ही इनमें शामिल हो चुके हैं। CDA ने योग शिविर में भाग लेने वाले लोगों की तस्वीरें भी साझा की हैं। जी हाँ, योग से मिलने वाले लाभों को उल्लेखनीय मानते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2013 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। यह घोषणा भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना के लिए प्रस्तावित एक मसौदा प्रस्ताव के बाद आया। वैसे में पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र होने के नाते ये माना जाता था कि वो योग को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। लगातार योग पर मुस्लिम नेता उसका बहिष्कार करते थे, लेकिन अब खुद जब योग के बेनिफिट्स पाकिस्तान को पता चले हैं, योग के फायदे पता चले हैं, जिसके नुकसान कुछ नहीं लेकिन फायदे अनेक हैं, तो अब पाकिस्तान ने भी भारत की इस संस्कृति को अपनाया है। ऐसे में अब आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते पाकिस्तान को क्या सुझाव देना चाहेंगे इस मुद्दे पर जरूर बताएगा। तो वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, भारत से मुकाबला संभव नहीं। जी हाँ, पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने खोली अपने ही देश की हकीकत। क्यों व्यापार के लिए बेकरार है पाकिस्तान? दरअसल कंगाली में डूबे पाकिस्तान एक बार फिर भारत के साथ व्यापार शुरू करने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन नई दिल्ली ने साफ कर दिया है कि वार्ता, व्यापार और आतंकवाद का साथ नहीं चल सकता। भारत ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है कि जब तक आतंकवाद रहेगा, पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार हो ही नहीं सकता। दरअसल भारत एक नई रणनीति पर काम कर रहा है जो पाकिस्तान को भरपूर नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे में भारत को पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह से संबंध बनाने में कोई रुचि नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान के बिना ही भारत बहुत अच्छा कर रहा है। पाकिस्तान रक्षा एक्सपर्ट का मानना है कि पाकिस्तान इस समय भारत का मुकाबला कर ही नहीं सकता। जी हाँ, परमाणु शक्ति से संपन्न भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं और अक्सर एक दूसरे से भिड़ते रहे हैं, जिसका अंत नजर नहीं आता। दोनों देशों के बीच कई युद्ध हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान को हर बार करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो वहीं बता दें, अमेरिकी विश्वविद्यालयों से सस्पेंड छात्रों को सना बुला रहे हुती विद्रोही, यमन आकर करो पढ़ाई जैसा दे रहे हैं दलील। जी हाँ, यमन में सक्रिय ईरान समर्थक हुती विद्रोहियों ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों से सस्पेंड छात्रों को सना विश्वविद्यालय आकर पढ़ने की अपील की है। दरअसल अमेरिकी विश्वविद्यालयों में फलस्तीन के समर्थन में जारी विरोध प्रदर्शनों में शामिल कई छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे में इन छात्रों का भविष्य में अधर में लटका हुआ है। उधर हुती विद्रोही भी फलस्तीन के समर्थन में लाल सागर से होकर जाने वाले वैश्विक शिपिंग रूट को बाधित किए हुए हैं। तो वहीं बता दें, हमास ने स्वीकार किया गाजा युद्ध विराम समझौता, क्या इजराइल रोक देगा युद्ध? बता दें, सऊदी अखबार अल शार्क ने शनिवार को बताया है कि हमास ने गाजा युद्ध विराम समझौता स्वीकार कर लिया है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि हमास शनिवार को इस समझौते का ऐलान कर सकता है कि वो गाजा पट्टी में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के लिए मिस्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर रहा है। मिस्र की मीडिया ने भी बताया है कि मिस्र के मध्यस्थों और हमास के बीच गाजा पट्टी में संभावित युद्ध विराम के संबंध में कई मुद्दों पर आम सहमति बन गई है। इस समय मिस्र की राजधानी काहिरा में इजराइल और हमास के अधिकारी संघर्ष विराम समझौते पर बातचीत के लिए मौजूद है। तो वहीं बता दें, नाइजर में अमेरिकी एयरबेस में घुसे रूसी सैनिक रनवे के दूसरी ओर डाला डेरा, अजीब संकट। दरअसल एक वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने बताया है कि रूसी सैन्य कर्मियों ने नाइजर में एक हवाई अड्डे में प्रवेश किया है। इस हवाई अड्डे पर अमेरिकी सैनिकों का ग्रुप पहले से ही मौजूद है। ये एक ऐसा कदम है जो नाइजर के जुंटा द्वारा अमेरिकी बलों को निष्कासित करने के फैसले के बाद उठाया गया है। इससे नाइजर के इस एयरबेस पर एक तरफ अमेरिकी सैनिक तो दूसरी तरफ रूसी सैनिक मौजूद हैं। इससे अमेरिकी सैनिकों और रूसी सैनिकों के बीच फेस ऑफ की स्थिति पैदा हो गई है। शीत युद्ध की शुरुआत के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही एयरबेस पर अमेरिकी और रूसी सैनिक मौजूद हों। तो वहीं बता दें, निज्जर के हत्यारों की गिरफ्तारी पर भारतीय दूतावास ने क्या कहा? कनाडा ने भारत को दी औपचारिक सूचना। दरअसल भारत ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत मामले में प्रारंभिक जांच निष्कर्षों को कनाडा का आंतरिक मामला करार दिया। इतना ही नहीं, भारत ने किसी भी कथित संलिप्तता के संबंध में विशिष्ट और प्रासंगिक
मौखिक सबूत के अपने अनुरोध को दोहराया है। ये घटना पिछले साल खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के कथित तौर पर जुड़े 3 भारतीय नागरिकों की कनाडाई अधिकारियों द्वारा हालिया गिरफ्तारी के बाद हुआ है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने शनिवार को कहा कि खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर कनाडा में जो कुछ भी हो रहा है वो ज्यादातर उनकी आंतरिक राजनीति के कारण है और इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं बता दें, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने फिर किया कांग्रेसी नेता राहुल गांधी का जिक्र। कहा उनमें नेहरू जैसे ही समाजवादियों के गुण है। जी हां, बता दें, पाकिस्तान के पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र किया है। पाकिस्तानी नेता ने राहुल गांधी की तुलना उनके नाना और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से की है। उन्होंने कहा कि वो जवाहरलाल की तरह समाजवादी हैं। चौधरी फवाद हुसैन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ बात करते हुए कहा कि उनमें भी एक सोशलिस्ट नेता के गुण हैं। फवाद हुसैन ने कहा कि विभाजन के 75 साल बाद भी भारत और पाकिस्तान की समस्याएं एक जैसी हैं। यूं ही नहीं दोस्तों, भारत की बीजेपी पार्टी राहुल गांधी को घेर रही है। दरअसल राहुल गांधी से क्लियर कह रही है कि तुम भारत में तो जीत नहीं पाओगे। हाँ, अगर तुम पाकिस्तान से चुनाव लड़ते हो तो पूरा बहुमत के साथ तुम सीट जीत सकते हो, ये कहना है भारत की पक्ष पार्टी बीजेपी का। तो वहीं आपको बता दें, भारतीय सेना के पास होगा दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक्स ड्रोन। एयर एम्बुलेंस का भी करेगा ये काम। दरअसल दूर दराज के इलाकों और हाई एल्टीट्यूड एरिया में भारतीय सेना को सामान पहुंचाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर 18,000 फीट के ऊपर कम वजन का सामान या हथियार पहुंचाने के लिए या तो हेलीकॉप्टर पर निर्भर रहना पड़ता है या फिर अगर वहां सड़क मार्ग है तो वाहन के जरिए ही पहुंचाया जा सकता है। तो वहीं अब यह काम ड्रोन करेगा, क्योंकि भारतीय सेना को 40 किलोग्राम पेलोड की क्षमता वाले स्वदेशी तकनीक से बने एरावल ड्रोन बेहद पसंद आए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इनकी डिलीवरी भी शुरू की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें, ताइवान को निगलने के लिए चीन का महाप्लान। जिनपिंग के साथ आई पुतिन की सेना। अमेरिका ने किया खुलासा। दरअसल चीन की हमेशा से घोषित नीति रही है कि ताइवान उसका हिस्सा है और एक दिन वो उसे अपने अधीन कर लेगा। अब चीन अपनी इस नीति को अमल में लाने की तैयारी कर रहा है। ताइवान को निगलने के लिए बीजिंग एक महाप्लान पर काम कर रहा है जिसमें रशिया भी शामिल है। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का मानना है कि रशिया और चीन सैन्य मुद्दों पर निकटता से काम कर रहे हैं, जिसमें ताइवान पर संभावित आक्रमण भी शामिल है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक एवरिल हेंस ने गुरुवार को कांग्रेस को दी गई गवाही में ये जानकारी दी है। तो वहीं बता दें, लद्दाख लोकसभा सीट से 5 उम्मीदवार मैदान में, 3 नामांकन खारिज। जी हां, लद्दाख लोकसभा सीट पर नामांकन पत्रों की जांच के दौरान शनिवार को राष्ट्रीय दलों के 2 कवरिंग उम्मीदवारों और एक निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन खारिज कर दिया गया। रिटर्निंग अधिकारी ने यह जानकारी दी। रिटर्निंग अधिकारी संतोष सुखदेव ने बताया कि नामांकन खारिज किए जाने के कारण केवल 5 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में लद्दाख लोकसभा सीट पर 20 मई को मतदान होगा। यहाँ जहाँ 1.82 लाख से अधिक मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, यानी 1,82,000 से अधिक मतदाता अपने अधिकार यानी मत के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो वहीं आपको बता दें, नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 6 मई है। कवरिंग उम्मीदवार ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो मुख्य उम्मीदवार के विकल्प के तौर पर नामांकन करते हैं। तो अगली खबर बता दें, दिल्ली में 4 बार के रहे विधायक, प्रदेश कांग्रेस के रहे पूर्व अध्यक्ष आखिर अरविंदर सिंह लवली ने दूसरी बार क्यों थामा कमल। दरअसल दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंदर सिंह लवली शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने जब बीते दिनों पद से इस्तीफा दिया था तब से उनकी पार्टी छोड़ने के कयास लग रहे थे। अटकलें थी कि उनका अगला कदम क्या होगा। हालांकि उन्होंने तब कहीं जाने से ये बात इनकार किया था, लेकिन उन्होंने शनिवार को बीजेपी का दामन थाम ही लिया। बता दें कि वो पहले भी बीजेपी में रह चुके हैं और इसको छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं। शनिवार को अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा कि पीएम मोदी, नड्डा और अमित शाह का धन्यवाद। जब हम खोए घूम रहे थे उस समय इन्होंने मौका दिया। आज हम 5 वरिष्ठ लोग आए हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि देश को सशक्त सरकार मिले, देश के विकास में पीएम मोदी के हाथ को मजबूत करना चाहते हैं। तो वही बता दें, रूसी ग्रैंड मास्टर गैरी कास्परोव का राहुल गांधी पर तंज। कहा पहले रायबरेली जीत लो राहुल गांधी, फिर शतरंज खेलना। जी हां, शतरंज विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव ने रायबरेली और वायनाड सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। रूसी ग्रैंड मास्टर ने कहा कि शतरंज का चैंपियन बनने से पहले आपको अपनी रायबरेली सीट से जीतना चाहिए। शुक्रवार की रात कास्परोव की पोस्ट एक ट्वीट के जवाब में आया, जिसमें यूजर ने लिखा था, ये राहत की बात है कि रूसी ग्रैंड मास्टर कास्परोव और शतरंज के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद जल्दी रिटायर हो गए और उन्हें हमारे समय की सबसे बड़ी शतरंज प्रतिभा का सामना
सामना नहीं करना पड़ा। तो वहीं आपको बता दें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा राहुल गांधी तो भगोड़ा घोषित हो गए, पटवारी को मात्र शक्ति देगी। जी हाँ, मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने शनिवार को दावा किया है कि इस बार प्रदेश की सभी 29 सीटों पर भाजपा की जीत होगी। छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की भी हार होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जीतू पटवारी ने दलित महिला के बारे में जो टिप्पणी की है वो महिला विरोधी कांग्रेस का मूल चरित्र दर्शा रही है। मात्र शक्ति जमीन पर उतर आई है और वो ही पटवारी और कांग्रेस को जवाब देगी। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी पहले अमेठी से वायनाड गए, अब वहाँ भी हार रहे हैं तो रायबरेली में जमीन तलाश रहे हैं। साथ ही साथ बता दें, प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर किया शहंशाह वाला वार, कहा मेरे भाई को शहजादा कहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शहजादा कहे जाने पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुजरात के बनास कांठा में जनसभा को संबोधित किया और पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो लोग मेरे भाई को शहजादा कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों भाइयों किसानों सबसे प्यार से मिले और उनकी परेशानियों के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि वही दूसरी तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी है जो महलों में रहते हैं। आपने टीवी पर उनका चेहरा देखा है, एकदम साफ सुथरा बेदाग कुर्ता। वो कैसे आपकी मजबूरी आपकी परेशानी समझ पाएंगे। यानी कि राहुल गांधी को शहजादा कहा गया बीजेपी की ओर से मोदी जी की तरफ से। तो बौखलाते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये जवाब दिया। तो वहीं आपको बता दें, आकाश आनंद पर मुकदमे के बाद मायावती का बड़ा फैसला, यूपी में रद्द किए गए भतीजे के सभी चुनावी कार्यक्रम। जी हां, बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पर दर्ज किए गए मुकदमे के बाद मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। मायावती ने यूपी में होने वाले भतीजे के सभी चुनावी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि सीतापुर में एफआईआर होने के बाद उच्च स्तर पर यह फैसला किया गया है। अब उनका कार्यक्रम बाद में तय होगा। कोऑर्डिनेटरों को भी कार्यक्रम लेने से रोक दिया गया है। तो वहीं बता दें, सपा या भाजपा किसकी होगी जीत, बंदायूं के दो वकीलों के बीच लगी 2-2 लाख रुपए की शर्त, स्टाम्प पेपर पर हुआ अनुबंध। जी हां, यूपी के बंदायूं से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां लोकसभा चुनाव के मतदान के आखिरी पड़ाव में प्रत्येक राजनीतिक पार्टियों के नेता अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरा दमखम झोंक रहे हैं। तो वहीं उजानी क्षेत्र में भाजपा और सपा के प्रत्याशियों पर 2 लाख रुपए की शर्त लगी है। ये शर्त किसी और के बीच नहीं बल्कि 2 अधिवक्ताओं के बीच लगी है, जिसका अनुबंध स्टाम्प पेपर पर कराया गया है। अनुबंध पत्र में 2 गवाह भी शर्त के प्रत्यक्ष बनाए गए हैं। तो वहीं बता दें, अपहरण मामले में पूर्व पीएम देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना गिरफ्तार, एसआईटी को मिली 1 दिन की कस्टडी। जी हां, देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे एचडी देवेगौड़ा का परिवार कानूनी मुश्किलों में घिरता जा रहा है। सैकड़ों महिलाओं के यौन शोषण के मामले में उनके बेटे एचडी रेवन्ना और पोते प्रज्वल रेवन्ना फंसे हुए हैं। दोनों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज हो चुका है और प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी। ऐसी ही एक पीड़ित महिला के अपहरण के मामले में एसआईटी ने आज एचडी रेवन्ना को अरेस्ट कर लिया। जब एसआईटी ने उनकी अरेस्टिंग की तो वो अपने पिता एचडी देवेगौड़ा के घर पर थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 1 दिन की हिरासत में एसआईटी के सुपुर्द कर दिया गया। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी, थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट में जय हिंद जय भारत अवश्य कहिएगा। मिलते हैं बड़ी खबरों में। बहुत बहुत धन्यवाद।